आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी, उन्हीं की तरफ दोबारा चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप आपसे मेरे ख्याल में ब्रेक से पहले मेरी बात हो रही थी। जी जी, मैं ये कह रही थी कि 5 साल के डिप्लोमेट वीजे पे हम लोग यहाँ पे आए थे। मैं भाई की डिपेंडेंट बन के आई थी और मेरे बेटे को उसमें से सिर्फ वीजा मिला है 2.5 साल का। आपके बेटे को यहाँ पे ऑब्वियसली वो हाँ, हाफ अंडर लाइफ 18 उसने होगा, यहाँ 7 पे साल से ज़्यादा हो गुजारनी गए थी, होंगे। इसलिए उन्होंने उसको वीजा दिया है। जी जी। लेकिन हमारी पूरी फैमिली ने, हमने ह्यूमन राइट्स पे केस किया हुआ था, लेकिन बाकी सबका उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जी और और हमारा आपको जो है ये जी कि और आप अभी सॉरी बैठे हुए, आप अब हम क्या करें ना। आपको अपील का राइट दिए? नहीं, नहीं दिया। अच्छा, अपील का राइट नहीं दिया। और नहीं, आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 14 साल हो गए। और मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे एक जो कैटेगरी थी तकरीबन। जी, जी जी, क्या कह रही हैं आप? मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि ये जो मेरे भाई है ना, उनके कोई बच्चे नहीं है और बाकी में एक छोटा बच्चा मेरा ही था जिसने हाफ लाइफ गुजारी है। मेरी मम्मा है, उनका भी, उनकी 75 एज है। देखें, होता यह है ऑब्वियसली कि चूंकि आपका जो बच्चा था वो कानून के मुताबिक उसको यहाँ पे रहते हुए 7 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, अंडर जी 18 वो है, तो इसलिए उन्होंने उसको डिस्क्रेशन लीव वो जो है वो दी है। अब बाकी चूंकि आपके भाई वगैरह उनके सर्कमस्टांसेस, जो होम ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो यही होगा कि आप बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, अगर आप जाते हैं तो आपकी कोई ऐसी आपने शो नहीं किया कि आपके कोई टाइज नहीं है अपने मुल्क में। तो अब चूंकि आपके बच्चे को मिल गया तो आपका तो उससे रिलेट हो सकता है। मुझे पूरे आपके सर्कमस्टांसेस का तो नहीं मालूम, सारी फैमिली का, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी जो है वो वापस नहीं जा सकता और आपके यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई टाइज अब बाकी नहीं रहे, तो आपको फिर इस डिसीजन को ज़रूर चैलेंज करना चाहिए कि आपके बच्चे को वो दे दिया है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश है, आप उसको ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, आप जो है आपके कोई इस तरह टाइज नहीं है पाकिस्तान में, आपकी एक लाइफ यहाँ पे डेवलप हो गई है, आप बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो ये सारी डिपेंडिंग ऑन आपकी जो जिस तरह आपकी आप कह रही हैं आपकी वालदा जो हैं वो 70 समथिंग की हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने तौर पे नहीं रह सकती हैं, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो सारा जो है ये इंटरलिंक्ड जो है एप्लीकेशन जो है एक हो सकती है। मेरा मशवरा यही है कि आप ऑब्वियसली इस सिलसिले में जाके किसी वकील से बात करें और जो है इसको अगर पॉसिबल हो तो चैलेंज करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा लंदन ख्याल से में सना शायद बात कर रही हूँ। अगर कंट्रोल रूम को ही मैं बोलूँगा, शायद इधर आवाज़ का कोई मसला है, क्योंकि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो शायद कोई मसला हो। नाजरीन, मैं इन द मीन टाइम जब तक कि ये फ़िक्स करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो है जब आप कॉल करते हैं तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। अभी जिस तरह एक कॉलर से भी बात हो रही थी, जो खातून से बात हो रही थी, उनको यही मैं कह रहा था, जिस तरह बच्चे का जो एक सिचुएशन है तो उसमें ऑब्वियसली बच्चे को तो उन्होंने दे दिया, बाकी फैमिली को नहीं दी, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप ज़रूर उनको चाहिए कि वो होम ऑफिस में के डिसीजन को चैलेंज करें, कोर्ट में चैलेंज करें, और अगर अपील का राइट नहीं दिया हुआ तो उसके ख़िलाफ़ जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन हो सकती है अपर ट्रिब्यूनल में। तो उस सिलसिले में अपने वकील को से या किसी भी वकील से जाके मशवरा करें। मेरे ख्याल में जो है प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो गई है। देखते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ लंदन से। जी जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल है। मैं 2013 को फैंसी वीजे पे इधर आई थी और फिर हमने दिसंबर को शादी करके अप्लाई किया और मुझे 2.5 साल का वीजा मिला। अब फिर मेरा 16 अगस्त को खत्म हो रहा है। अब फिर हमने अप्लाई करना है क्योंकि मेरे शोहर की शॉप है, हम दोनों उधर ही काम करते हैं। मेरी और शोहर की 12,000 सैलरी है, मेरी 9,000। तो हम दोनों अपनी वेजेस शो करवा सकते हैं 18,600।
जी बिल्कुल, दोनों इकट्ठी शो करा सकते हैं। अगर आपके शोहर की 12 है, आपकी 9,000 है, तो ऑब्वियसली मिल के 18,600 से ज़्यादा हो जाती है, तो बिल्कुल और इकट्ठी। मुझे T1 का टेस्ट करना पड़ेगा, वैसे मैं पाकिस्तान से करके आई थी। जी अगर आपने पहले टेस्ट किया हुआ है तो फिर आपको वो नहीं करना पड़ेगा, अगर वो अभी भी रिकग्नाइज है तो लाइफ इंश्योरेंस। देखिए अभी तो आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है ना। ओके। जी जी, तो इसलिए लाइफ इन द ओके, यूके की थैंक ज़रूरत यू। नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ओके, कॉलर। थैंक यू। थैंक यू जी, बाय। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम समीर अस्सलाम। बोल रहा हूँ जी मैनचेस्टर से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैं 2007 में आया था एज अ विजिटर। हम्म मेरा वाइफ जो है वो यूरोपियन सिटीजन है, हम्म तो वो आ गई फिर 2010 में। हम्म फिर 2010 में मैंने अप्लाई की, तो वो केस चल रहा था, जाके मुझे वीज़ा मिला तकरीबन 2012 में। हम्म एंड 2012 में जब वीज़ा मिला तो वो मेरे वाइफ की 5 साल के बेस पे फिर मैंने वो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई की ये लास्ट ईयर। हम्म क्योंकि वो मेरा तो खैर 5 साल नहीं थी, वही उसका हुई थी, तो उसी सिलसिले में हम दोनों को वो परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई जनवरी में। हम्म मेरा 2 सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या मैं नेक्स्ट ईयर उसके लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? सवाल नंबर 2, इस दौरान में अगर हमने कोई हाउसिंग बेनिफिट वगैरह ले लिया तो ये अफेक्ट कर रहा है इन द फ्यूचर वो सिटीजनशिप वगैरह या नहीं? देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, जी बिल्कुल आप 1 साल बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस देखता है कि लास्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में आपने किसी किस्म की इमिग्रेशन कंडीशंस तो ब्रीच नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट्स से आप जनवरी 2017 में अगर अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम मिसाल के तौर पे, तो जनवरी 2007 से जनवरी 2017 तक आप कभी ओवर स्टेट तो नहीं हुए, आप कभी इलीगल तो नहीं हुए, आपने मतलब कोई इमिग्रेशन कंडीशन तो ब्रीच नहीं की। अगर ऐसी बात है तो इस वजह से आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था वो हाउसिंग बेनिफिट से रिलेटेड, अगर आपने कोई हाउसिंग बेनिफिट वगैरह लिए हैं तो उसका आपकी नेशनलिटी एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्रीकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मैं अपने जर्मन नैशनैलिटी है मेरे को, तो मैं अपने फादर मदर ਨੂੰ स्पॉन्सर ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ट्रैवल हिस्ट्री। सानू इन्हां चीज़ां मेरे पता नहीं, प्लीज तुसी दसोगे? नहीं तो उनको रिफ्यूज कर दिया, अपील का राइट मिला है? हाँ जी, अपील का राइट मिला जी। जी, लेकिन देखें बात यह है कि अगर आपने अब इसमें दो चीज़ें देखना, यह है कि आया आप अपील करें या आप नई एप्लीकेशन करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब आप अपील पे दे रहे हैं, एक फ़्रेश एविडेंस है जो कि पहले आपने एप्लीकेशन के वक्त नहीं दिया था, ये सारी चीज़ें, और पूरी उनकी सिचुएशन को सही तरीके से नहीं बताया था, तो फिर ये पॉसिबल है कि आप जब अपील करते हैं और आप कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, जब भी आपकी हेयरिंग आती है तो उसमें अदालत ये बोले आपको कि चूँकि ये सारी सिचुएशन आपने जब एप्लीकेशन की थी उस वक्त नहीं बताई थी, आपने ये एविडेंस जो है या ये कागजात जो हैं रिफ्यूज़ करने के बाद दिया है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करते। हम वही हालात देखेंगे, वही कागजात देखेंगे जो कि आपने अपील के जो एप्लीकेशन के वक्त दिए थे, तो ये ज़रा देखना पड़ेगा आपको। लेकिन बहरहाल अब जो ऑब्जेक्शंस, मैं तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, अगर जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं उन्होंने 3 साल का कोई प्रूफ मांगा है, तो वो जो कुछ भी मांगा है वो तो आपको देना पड़ेगा, अगर वो एक रीजनेबल ऑब्जेक्शंस है। मेरा आपने किसी वकील से मशवरा किया है? हेलो, मेरा ख्याल में कॉलर जो हैं जा चुके हैं। बहरहाल अगर आपने किसी वकील से मशवरा किया है, यानी कि आपको ज़रूर चाहिए
कि किसी वकील के पास जाके उसको फॉलो अप करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं? जी मुझे अपनी फ्रेंड के लिए सवाल करना था। वो आई थी 2006 में अपने 2 बच्चों के साथ। तो उसने असाइलम किया था और जब असाइलम किया था तो उस वक्त उसने कुछ होम ऑफिस से कुछ क्लियर बात नहीं बताई थी, हालांकि वो नहीं समझती कि उसने झूठ बोला है। लेकिन होम ऑफिस ने कहा है कि 2006 में जब आपने असाइलम किया था तो उस वक्त आपने सच नहीं बताया था। हालांकि उसने जो है वो उसको इंडेफिनेट लीव मिल गया और अब उसने नेशनैलिटी की एप्लीकेशन की 2 बच्चों के साथ, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी, जबकि सच भी उसने खुद ही लेटर में लिख के बताया है। उसे तो पता ही नहीं था कि ये उनके नोटिस में नहीं है होम ऑफिस के। तो अब वो होम ऑफिस कहता है जी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया था, उस पे गुड कैरेक्टर आपका नहीं है, तो इस बेस पे उन्होंने रिफ्यूज कर तो दिया। तो क्या बच्चों को भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं? जी क्या बच्चों को तो देना चाहिए था। अगर झूठ भी बोला है तो पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चों को तो इसमें कोई कसूर नहीं होता है। और दूसरा ये कि वो अब उसने फिर रिव्यू के लिए रिकंसीडर के लिए डाला है, एक्सप्लेन करके कि बात ऐसे नहीं ऐसे थी। तो अब अभी तक जवाब तो नहीं आया है, लेकिन उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आगे क्या हो सकता है? या कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में? तो इसके लिए क्या तरीकेकार है कि कहाँ तक ये, जबकि वो ठीक है, वो कहती है भी मैंने बताया था जी। अगर वो ठीक है ना, देखिए देखिए अगर वो ठीक है और मैं जी आपने कुछ पूछना है मुझसे? मैं टीवी पे सुनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप उस पर रख दें, मैं टीवी पे बता देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखें, अगर वो आपकी जो फ्रेंड हैं उन्होंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला था और वो समझती हैं कि वो बिल्कुल जो है वो ठीक हैं और होम ऑफिस ने, नेशनलिटी डिपार्टमेंट ने गलत तौर पे उनको रिफ्यूज़ किया है, अभी तो उन्होंने रिकन्सिडरेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वहीं पे उनका मसला हल हो जाएगा और एज़ लॉन्ग एज़ उन्होंने सही तरीके से सारा एक्सप्लेन कर दिया हो। और अगर ऐसी बात नहीं है तो और वो भी और रिकन्सिडरेशन पे भी वो होम ऑफिस अपने फ़ैसले पे कायम रहता है, तो फिर आप की जो फ्रेंड है वो उसको बिल्कुल कोर्ट में जा सकती हैं, जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन उस के ज़रिए उसको चैलेंज कर सकती हैं होम ऑफिस के उस डिसीजन को। और आपकी दूसरी बात में भी वज़न है कि अगर बच्चों को की नेशनलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं बच्चे, उनको भी इस वजह से रिफ्यूज़ कर देना, हालांकि बच्चों ने तो कोई झूठ नहीं बोला था, तो इस बात में भी बिल्कुल वज़न है। तो आप फ़िलहाल डिसीजन का वेट करें आपकी दोस्त, और जब डिसीजन आता है तो फिर उस हिसाब से वो ज़रूर उसको चैलेंज कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जाकिर साहब। जी जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं राज बोल रहा हूँ जी, लूटन से। जी राज साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है, मैंने ना केस लगाना है नेक्स्ट ईयर 7 ईयर केसेस पे, पर उससे पहले मैंने लोन लिया हुआ है, तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा मेरे केस पर? नहीं जी, लोन का एज लॉन्ग एज आपके खिलाफ किसी किस्म की कन्विक्शन ना हो, कोई सिविल क्रिमिनल, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है जी। सिविल क्रिमिनल कैसे होता है सर जी? एक मेरे से ना बहुत छोटी एक गलती हो गई थी, वो ब्लैक डे था मेरे लिए। मैंने ना एक बार मेरे हाथ में काफी सामान था, मैं गया शॉपिंग करने के लिए और मेरी पॉकेट में एक थोड़ा ना जो दवाई होती है वो मैंने अपनी पॉकेट में उठा के पा ली, तो उसका क्या केस कोई बन सकता है? नहीं दोस्त, वो जो आपने अपनी दवाई डाली तो उस पर पुलिस ने आपके खिलाफ केस किया? नहीं, कोई पुलिस केस तो नहीं हुआ था कोई भी। जी जी। तो वैसे उन्होंने ना शॉप वालों ने एक्सक्लूसिव जो नोटिस होता है वो दे दिया था 1 साल का। जी नहीं, उसका अगर पुलिस केस कोई नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक का फिर टाइम हो गया, तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, आपकी तरफ जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।